हेलो क्लास 11th। आज हमारा टॉपिक है विभिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने विभिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले आपको विभिन्न कक्षकों का ऊर्जा क्रम पता होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, जो अबाउ के सिद्धांत के अनुसार कल हमने पढ़ा था। ये विभिन्न जो कक्षक हैं उनका ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है और इलेक्ट्रॉन भी इसी के अनुसार भरे जाते हैं, ठीक है ना। यानी पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। और किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या आपको पता होनी चाहिए। यह है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। अधिकतम संख्या की किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन, f कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन। और जब तक कोई कक्षक पूरा नहीं भरेगा अगले कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, जो आपका हुंड का रूल कहता है। हुंड का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरते हैं, जब कोई कक्षक पूरी तरह भर जाता है तब अगले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूं। हाइड्रोजन पहला तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। अब परमाणु क्रमांक 1 का मतलब इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन केवल 1s में जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s1। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है, ठीक। दूसरा तत्व हम आते हैं, दूसरा हीलियम में आते हैं। देखिए हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। तो 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे। अब 1s भर गया आपका, ठीक है ना। तीसरा तत्व देखिए हम लिथियम पर आते हैं। लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? अधिकतम 2। अब ये भर गया। अगला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो भर गए, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा, तो वो किस में जाएगा? 2s में। तो 2s1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 1 3 हो गया ना। ऐसे ही बेरिलियम, इसका परमाणु क्रमांक 4 है। अब इसका परमाणु क्रमांक 4 है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो पहले कक्षक में पहला कक्षक कौन सा है? 1s। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। दूसरा कक्षक क्या है? 2s। तो 2s में कितने बच गए? 2। तो पूरे भर गए, 1s2 2s2 भर गया ना। ऐसे ही परमाणु क्रमांक 5 जिसका है वो है बोरॉन। बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहला कक्षक 1s है, दिख रहा है ना ऊपर, पहला कक्षक 1s है। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। दूसरा कक्षक क्या है? 2s। ये भी s है तो इसमें भी अधिकतम कितने जाएंगे? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 4 हैं, कितने? 5। तीसरा कक्षक क्या है? p 2p। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 1। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2p में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2 2p1 हो गया ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो छठा तत्व है आपका, परमाणु क्रमांक 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 4। बचे कितने? 2। वो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? 2p में, है ना। नाइट्रोजन 7वां। अब देखो s भर गया, p भर गया। s दोनों s भर गए, p नहीं भरा है। p में अधिकतम कितने आते हैं? 6। अभी कितने हैं? 2। तो p में 4 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं। जब तक 4 इलेक्ट्रॉन p में नहीं जाएंगे तब तक अगले कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 2 गए, 2s में 2 गए, बचे अब 2p में कितने जाएंगे? 4 भर गए, 3 बचे, तो 2p3 हो गया ना। ऐसे ही 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, नीचे लिखते हैं इसको, मैंने ऊपर लिख दिया। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1s में कितने जाएंगे? 2। 2s में कितने जाएंगे? 2। अब 2p में कितने जाएंगे? जो बच गए वो 2p में जाएंगे। 4 चले गए, 4 बचे, तो 2p4। इनको जोड़ के देख लेना, 8 होना चाहिए, है ना। परमाणु क्रमांक 9 फ्लोरीन है। तो 1s में 2 गए, 2s में 2 गए, अब 2p में जाएंगे। कितने बचे हैं? देखो 4 चले गए, 9 है तो 5 बच गए, 2p5। 10 परमाणु क्रमांक 10 में आ जाते हैं नियोन, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 2 गए, 2s में 2 गए, 2p में आपके 6 गए। 2p कक्षक पूरी तरह भर गया। अब 2p में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं क्योंकि p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। अब हम 11वें तत्व पर आते हैं। 11वां क्या है आपका? सोडियम, है ना। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन है। 1s में 2 गए, 2s में 2 गए,
और कक्षक जो मैं लिख रहा हूं मैं इसी क्रम में लिखूंगा। 2p के बाद अब 3s आएगा ना, तो 1s2 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 2 8 2 10 हैं कितने? 11। अगला कक्षक क्या है? 3s1 हो गया ना। मैग्नीशियम है 12, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, तो 12 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p6 अब कितने इलेक्ट्रॉन भर गए? 10 हैं कितने? 12। 2 बचे तो 3s2 ये भी भर गया। अब 3s पूरी तरह भर गया है। अब 3s के बाद कौन सा कक्षक आएगा? 3p। जब तक 3p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक अगला कक्षक नहीं आएगा। अब परमाणु क्रमांक 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है ना। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, तो विन्यास देखो। पहला कक्षक 1s, दूसरा कक्षक 2s, तीसरा कक्षक 2p, फिर 3s। अब भर के देखते हैं, देखिए 1s में कितने जाएंगे? 2, 2s में कितने जाएंगे? 2, 2p में कितने जाएंगे? 6, 3s में कितने गए? 2, जोड़ लो। 2 2 4 6 4 10 2 12 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 13। तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s के बाद आता है 3p। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 1 हो गया ना। अब जब तक ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक अगले कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। जैसे परमाणु क्रमांक 14 किसका है? सिलिकॉन का है ना। तो सिलिकॉन का विन्यास यही रहेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 एक एक करके भरेंगे जब तक 3p6 नहीं होगा। 3p6 नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे। जैसे आपका ऑर्गन है माना, देखिए मैं ऑर्गन पे आ जाता हूं सीधे सीधे। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। 14 से 18 में आ गया, बीच में आप देख लेना। तो कक्षक देखो 1s 2s 2p 3s 3p है ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, 2 इसमें जाएंगे, 6 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें। टोटल देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 भर गए। अब p भर गया पूरी तरह। जब p कक्षक पूरी भर गया है तो p के बाद कौन सा कक्षक आता है? 4s। तो अगला जो तत्व होगा 19वां पोटेशियम। पोटेशियम का विन्यास क्या होगा? देखो 1s 2s 2p 3s 3p। अब इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भर लो। 2 इसमें भी 2, इसमें 6, इसमें 2, इसमें 6, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचे कितने? 1। वो किस में जाएगा? 4s में, तो 4s1। तो इस प्रकार विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें 2 अपवाद आते हैं, एक कॉपर और एक क्रोमियम। कॉपर और क्रोमियम अपवाद हैं, और वो अपवाद क्यों है वो अभी आपको मैं बताता हूं। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो आप अपनी बुक में देखना, प्रैक्टिस करना। हालांकि रसायन में बहुत सारे अपवाद हैं ऐसे, यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत समस्या आएगी, लेकिन आप एक परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक, वहां पर 2 तत्व आएंगे, अभी मैं बताता हूं, कॉपर और क्रोमियम। ये दोनों तत्व के जो विन्यास है वो अपवाद हैं और एग्जाम में लिखने को आते हैं आपके, कि कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अब कैसे, अपवाद क्या है और किस तरीके से हम विन्यास लिखते हैं अभी बताता हूं। उससे पहले आपको कक्षकों का स्थायित्व तो पढ़ना होगा। ठीक, तो कोई भी जो कक्षक है वो स्थायी 2 स्थितियों में होता है। कोई भी कक्षक स्थायी 2 स्थितियों में होता है, या तो वो कक्षक पूर्ण भरा हो, ठीक है ना, या वो कक्षक आधा भरा हो, अर्धपूरित कहते हैं जिसको हम, आधा भरा हो, या तो वो पूर्ण पूरित हो। पूर्ण पूरित माने पूरी तरह भरा हुआ, या वो अर्धपूरित हो। अब पूर्ण पूरित या अर्धपूरित का मतलब क्या होता है? देखो SPDF 4 कक्षक हैं। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10, F में अधिकतम 14। तो पूर्ण पूरित का मतलब क्या है? पूर्ण पूरित का मतलब है कि इन कक्षकों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो, या ये कक्षक इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह भरे हुए हो। यदि पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो भी कक्षक स्थायी है। अर्धपूरित यानी आधे भरे हुए। अर्धपूरित का मतलब होता है आधे भरे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, अगर S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो पूर्ण पूरित है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अर्धपूरित है।
पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन है तो पूर्ण पूरित है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो अर्धपूरित है। ऐसे ही डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो पूर्ण पूरित होगा और 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो अर्धपूरित होगा। एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन है तो पूर्ण पूरित होगा और यदि 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो अर्धपूरित होगा। तो एस कक्षक को स्थायी होने के लिए क्या चाहिए, या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो या 1 इलेक्ट्रॉन हो। पी कक्षक को स्थायी होने के लिए या तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे ही डी कक्षक को स्थायी होने के लिए या तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो। एफ कक्षक को स्थायी होने के लिए या तो 14 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो। कहने का तात्पर्य है कि कक्षक स्थायी कब होता है, जब वो आधा भरा हो या वो पूर्ण भरा हो। ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि विनिमय ऊर्जा का एक कॉन्सेप्ट है, विनिमय ऊर्जा, एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी कक्षक में, जो समान चक्रण वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, जिनके चक्रण एक ही दिशा में होते हैं, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर कहीं भी, तो समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, की प्रवृत्ति अपनी स्थिति को विनिमय करने की होती है, अपनी स्थिति को विनिमय करने की होती है। एक्सचेंज, विनिमय एक टिपिकल शब्द लग रहा है तो एक्सचेंज समझ सकते हैं, अपने स्थान को प्रतिस्थापित करना, यानी विनिमय करने की होती है। ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है ना, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं तो विनिमय के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विनिमय के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं तो उस दौरान एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे विनिमय ऊर्जा कहते हैं, इसे एक्सचेंज एनर्जी कहते हैं, जिसे विनिमय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। तो विनिमय ऊर्जा जितनी अधिक होगी, ठीक है ना, विनिमय ऊर्जा जितनी अधिक होगी, कक्षकों का स्थायित्व उतना अधिक होता है। इसको समझना कि यदि विनिमय ऊर्जा अधिक है, विनिमय ऊर्जा अधिक है किसी कक्षक के लिए, तो स्थायित्व भी अधिक होगा। अब मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि विनिमय ऊर्जा अधिक है तो स्थायित्व भी अधिक होगा। जैसे एक विन्यास है D4 विन्यास, एक विन्यास है D4 विन्यास और एक विन्यास है D5 विन्यास। कहने का तात्पर्य यहां डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। हमको पता है यदि डी कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्थायी होगा। डी कक्षक को स्थायी होने के लिए या तो 10 इलेक्ट्रॉन या 5, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5, तो ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? ये वाला। क्यों होगा वो आपको बताता हूं मैं। ठीक है ना। अब इसके लिए हम सबसे पहले D4 विन्यास के लिए कक्षक बनाते हैं। देखिए डी कक्षक में 5 भागों में बांटा रहता है, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है ना। अब एक्सचेंज हो रहा है, देखो अब विनिमय हो रहे हैं। विनिमय कैसे होते हैं देखो, D5 फिर बताता हूं। ये पहला इलेक्ट्रॉन ये विनिमय करेगा, एक्सचेंज करेगा, संभावित एक्सचेंज है। देखो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे में भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन तीसरे में भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन चौथे में भी जा सकता है ना। तो पहला इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉनों के संग एक्सचेंज कर सकता है? 3। तो कितने विनिमय हो रहे हैं? 3 एक्सचेंज हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना। एक्सचेंज करना है। जो पहला इलेक्ट्रॉन है इसकी बात कर रहे हैं, ये इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। यानी ये इधर चले जाए, ये इधर चले जाए, ये यहां गया, ये इधर गया, ये इधर अगले वाले में गया, ये इधर आ गया। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो जाएंगे? 3। अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखिए 1 2 3 4। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ एक्सचेंज होगा, पीछे वाले के साथ एक्सचेंज नहीं होता क्योंकि इसकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है ना। तो ये अपने आगे वाले से एक्सचेंज हो सकता है, उसके आगे वाले एक्सचेंज, यानी कितने एक्सचेंज हो गए? 2 विनिमय। टोटल विनिमय कितने हो गए? 2। अब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में आते हैं। देखिए
तीसरा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, तीसरा इलेक्ट्रॉन केवल चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है, तो एक विनिमय। अब चौथा इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके आगे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कुल विनिमय, कुल एक्सचेंज देखिए, कुल विनिमय, कुल एक्सचेंज कितने हो गए? 3 धन 2 धन 1, 3 धन 2 धन 1 यानी 6 विनिमय। टोटल एक्सचेंज कितने हो गए? 6। अब हम D5 के लिए आते हैं। देखिए अब हम D5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। देखिए मैं पहले कक्षक बना ले रहा हूं। अब इसको आप समझना, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। पहला देखो, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ये किससे किससे एक्सचेंज कर सकता है? दूसरे से, तीसरे से, चौथे से और पांचवे से। तो कुल एक्सचेंज कितने हो गए? 4 विनिमय हो गए ना। अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये तीसरे से एक्सचेंज कर सकता है, चौथे से और पांचवे से। तो कितने विनिमय हो गए? 3 विनिमय। अब हम तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये चौथे से कर सकता है और पांचवे से। कितने विनिमय हो गए? 2 विनिमय। विनिमय माने एक्सचेंज, ठीक। अब हम चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ये केवल एक एक्सचेंज कर सकता है, तो कितने विनिमय हो गए? 1 विनिमय हो गए ना। तो कुल एक्सचेंज, कुल विनिमय कितने हो रहे हैं? देखिए कुल विनिमय 4 धन 3 धन 2 धन 1 यानी टोटल 10 विनिमय। यहां 10 विनिमय हो रहे हैं और यहां कितने विनिमय हो रहे थे? 6। तो हमने कहा जिसमें जितने ज्यादा एक्सचेंज होते हैं उसका स्थायित्व उतना अधिक होता है। तो ज्यादा स्थायित्व किसका है? D5 विन्यास का। तो कक्षकों के स्थायित्व का कारण यही है कि जो विनिमय ऊर्जा है उसका स्थायित्व, और यही स्थायित्व बनाने के लिए जो कॉपर और क्रोमियम है, कॉपर और क्रोमियम है, ये अपवाद है। अब कॉपर और क्रोमियम अपवाद कैसे हैं? देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है और कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है। तो पहले हम इसके ऊपर वाले तत्व का देखते हैं। क्रोमियम के जो ऊपर तत्व है वो है वेनेडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 23 है, और कॉपर के ऊपर जो तत्व है वो आपका, कॉपर के ऊपर का तत्व आएगा निकिल, जिसका परमाणु क्रमांक 28 है ना। अब पहले हम ऊपर वाले तत्व का विन्यास करते हैं, यानी हम पहले वेनेडियम का विन्यास करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। देखिए कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23। 2 2 4 2 6 4 है 10, 2 12 6 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 हो गए ना। 18 इलेक्ट्रॉन है कितने? 23, यानी 5 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इसमें गए ना। अब बचे कितने? 18 और 2 20, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, वो आएंगे 3D में, यानी कि विन्यास क्या हो गया? 3D3। ऐसे निकिल का देखिए, निकिल का विन्यास करते हैं। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3D। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, 2 इसमें गए, 6 इसमें गए, 2 इसमें गए, 6 इसमें गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। हैं कितने? 28। 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 यहां गए, बचे कितने? 8। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे, 3D8 हो गया ना। अब अगर हम कॉपर का विन्यास करें तो कॉपर का विन्यास क्या होगा? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3D हो गया ना। अब अगर विन्यास करें 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, बचे कितने? 10। कितने बचे? 11 बचे। 18 यहां तक हो गए, 29 है तो 11 बचे, 2 इसमें चले गए, बचे कितने? देखिए एक बार दोबारा जोड़ लेते हैं। 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 19 20, 9 बच गए, 9 बच गए ना। तो 3D9, यानी इसका विन्यास ये होना चाहिए कॉपर का हमारे अनुसार, क्योंकि डी में 8 है तो इसमें कितना आएंगे? 9। लेकिन कॉपर का जो विन्यास होता है वो अपवाद होता है। इसका विन्यास ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, 4s1, 3d10। कारण इसलिए क्योंकि यहाँ 3d9 है और यहाँ 3d10 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन ने अपना स्थान बदला और d9 से d10 हो गया। और अभी हमने कहा कि d कक्षक कब स्थायी होता है, जब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन थे, d कक्षक अस्थायी था। अगर s का एक इलेक्ट्रॉन d में आ जाए तो d में 10 हो जाएगा और वो स्थायी हो जाएगा। और s में 1 है तो s कक्षक एक इलेक्ट्रॉन होने पर भी स्थायी है और 2 इलेक्ट्रॉन होने पर भी स्थायी है। इसीलिए s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, d में। किसको? स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, दोनों स्थायी। यहां क्या था, s कक्षक स्थायी था लेकिन d कक्षक स्थायी नहीं था। यदि s का एक इलेक्ट्रॉन d में चले जाए तो s भी स्थायी हो जाएगा और d भी स्थायी हो जाएगा, दोनों स्थायी हो गए, है ना। सेम यही यहां भी यही होता है। देखो क्रोमियम में, क्रोमियम का विन्यास क्या होना चाहिए था, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4, ये विन्यास होना चाहिए। अब यहां पर क्या है, देखो s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, स्थायी है। d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, स्थायी नहीं है। अगर s अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो s में कितने रह जाएंगे, 1, d में कितने हो जाएंगे, 5, तो d भी स्थायी हो गया, s भी स्थायी हो गया। इसीलिए s अपना एक इलेक्ट्रॉन d में दे देता है और इसका विन्यास हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अब आप देखो दोनों स्थायी हो गए। पहले केवल s स्थायी था, d नहीं था, लेकिन अब दोनों क्या हो गए, स्थायी हो गए। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। कल मैं इसमें एक अंतिम टॉपिक और छोटा सा बचा हुआ है, विभिन्न कक्षकों की आकृतियां, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक आप बुक लीजिए और वीडियो को देख के बुक से मैच कीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।